हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सभी लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करना और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कंप्लीटली ध्यान से नोट डाउन ज़रूर करते जाना, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। जैसे आपका ऐसे तो डीआरडीओ का एग्ज़ाम हो ही रहा है ना। कुछ टाइम के बाद तो आ ही जाएगा। दूसरा आपका लोको पायलट के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और नेक्स्ट अभी कितने टाइम से मेट्रो की बहाली नहीं आई है ना। तो मेट्रो की भी बहाली बहुत ही जल्द आने वाली है। तो जैसे ही आती है अपडेट हम करते जाएंगे। एक बात और आप सभी को बताना है कि एनआईटी कॉलेज भोपाल के लिए, ठीक है, आप लोग सर्च करना। वैसे टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ डाल दिया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी लगभग 4-5 सीट हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, एक्चुअली वहाँ पे कॉलेज की बात है ना, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है। तो लेबोरेटरी के लिए वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग फॉर्म अप्लाई कर लेना। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप सभी लोग क्या करना, टेलीग्राम से अपना अपना क्वेश्चंस डाउनलोड करके, सॉरी, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। और वहां से आप लोग क्या करना, फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो देख लेना, वहां पे पढ़ लेना, सारा चीज दिया हुआ है। ओके, चलो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन अभी क्या पूछ रहा है, 64 गुने एक बहुसंकेतक के क्रियान्वयन हेतु कितने 2 गुने एक बहुसंकेतक, यानी कि मल्टीप्लेक्सर की बात कर रहा है ना। तो उसमें बोल रहा है कि आपका जो 64 गुने एक मल्टीप्लेक्सर होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए 2 गुने एक बहुसंकेतक की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि 2 गुने एक जो बहुसंकेतक यानी मल्टीप्लेक्सर होगा, वो कितना आपको यूज करना है, ठीक है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना आपके, तो एक चीज ध्यान रखना, 64 गुने एक है। ओके, तो यहाँ पे आपको बस क्या करना होता है, 64 में से क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होगा 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 63 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लॉजिक टाइप का क्वेश्चन है, बस इसको ऐसे ट्रिकी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ये आपका कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 63, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में से किस गेट योजक द्वारा पूर्ण योजक को क्रियान्वित किया जा सकता है, यानी कि फुल एडर की बात कर रहा है ना, फुल एडर। तो फुल एडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय द फॉलोइंग गेट्स। इसमें से कौन से ऐसे गेट हैं और कितने गेट होते हैं जिसको मिलाने के बाद आपका जो गेट होता है, फुल एडर होता है, वो पूरा कंप्लीटेड बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है, फुल एडर को बनाने के लिए सिंपल सी बात है, कितने गेट की जरूरत होती है। तो आपको याद रखना है, जब भी हम फुल एडर बनाते हैं तो उसके लिए हमें कितने गेट की जरूरत होती है, 5 गेट की जरूरत होती है, ठीक है। कितने गेट की, 5 गेट की। अब ये तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से राइज हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इस 5 गेट में से कौन कौन से गेट आपके यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 एक्सऑर गेट का यूज होगा, ठीक है, 2 एंड गेट का यूज होगा, और एक आपका जो और गेट होगा इसका यूज होगा, ठीक है। तो सारे को कॉम्बिनेशन करके हम लोग क्या बनाते हैं, फुल एडर बनाते हैं। क्लियर है, याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वो सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें 5 गेट यूज किए जाते हैं और गेट के नाम याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें से कौन सा सार्वत्रिक फ्लिप फ्लॉप है, यानी यूनिवर्सल की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जो कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब आप समझ रहे हैं, इस फ्लिप फ्लॉप से अदर और भी बहुत सारे गेट्स होते हैं, उसको आप बना सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल, ठीक है। तो इसमें से आपका ध्यान रखना है, टी फ्लिप फ्लॉप होता है, जे के होता है, डी होता है, एस आर होता है। कहीं पे आपको अगर एस आर दिखता है तो ये एस आर नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट एस आर लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। ओरिजिनली अगर बात की जाए फ्लिप फ्लॉप की, तो जेके फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके,
24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में बोला है कि SR फ्लिप फ्लॉप के लिए जो ट्रुथ टेबल होते हैं उसमें कितने वैध प्रविष्टि होते हैं, यानी वैलिड द ट्रुथ टेबल फॉर एन SR फ्लिप फ्लॉप हैज हाउ मेनी वैलिड एंट्रीज, कितने वैलिड एंट्रीज होते हैं, ठीक है, कितने वैलिड एंट्री होते हैं इसमें SR फ्लिप फ्लॉप में। तो आप सभी को यहाँ पे आंसर करना है। वैसे हम आंसर तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप सभी को आंसर जानने से पहले खुद में देखना होता है कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, है ना। कितना आंसर हो जाएगा, थर्ड होते हैं। यानी कि जब आप SR फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं तो वहां पे जो वैलिड एंट्री होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा सही, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 3। ओके, 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन रजिस्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे डिजिटल का ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो एक रजिस्टर की सामग्री को एक बीट स्थिति को बाएं तरफ शिफ्ट करने पर, यानी ये क्या होता है आपका, ये इधर बायां है ना, तो सॉरी ये हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दायां हो जाएगा। और जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि बायां। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक रजिस्टर आपने लिया है, उसका एक बिट स्थिति को बाएं यानी कि इस तरफ अगर शिफ्ट करना होगा तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है, आप उस पोजीशन को क्या करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग अ रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन। ओके, तो 1 बिट पोजीशन यानी कि 1 बिट पोजीशन को इधर इसको शिफ्ट करना होगा, तब आपको क्या करना होता है, क्या आप डिवाइड करते हैं, 2 से एडिशन करते हैं, मल्टीप्लेक्शन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आपको लेफ्ट की बात करेगा शिफ्ट करने की, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2। ओके, तो ये आंसर आपका सही है। अगर यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट बोल देता, यानी कि इसके बारे में बोल देता, राइट के बारे में, तब वहां पे आंसर आपका क्या होता है, डिवीजन बाय 2 हो जाता है ना, क्या होता है, डिवीजन बाय 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे काउंटर से रिलेटेड है कि कितने भिन्न स्थितियों में 5 बिट अतुल्यकालिक काउंटर हैं, यानी कि हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट डज 5 बिट असिंक्रोनियस काउंटर। असिंक्रोनियस, देखो यहाँ पे काउंटर 2 तरह के होते हैं, सिंक्रोनियस होते हैं और असिंक्रोनियस होते हैं। तो इसमें सिंक्रोनियस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो सिंक्रोनियस काउंटर होते हैं उसमें आपका क्या पूछ रहा है, डिफरेंट स्टेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कितने डिफरेंट स्टेट होते हैं आपके इसमें, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना 8 होता है, ठीक है, कितना होता है, 8 होता है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 8, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कट रहा है वीडियो, पर आप लोग को ये आंसर याद रखना है, डी 8 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है। आज हम 40 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, 8051 से पूछ रहा है। यहाँ पे आप इसका पिन डायग्राम जरूर पढ़ लेना सभी लोग, ठीक है, पिन डायग्राम पढ़ लेना, क्योंकि पिन डायग्राम से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, पिन डायग्राम का जो फंक्शन होता है, उसका जो पावर सप्लाई होता है, अर्थ होता है, उसके इनपुट कौन से होते हैं, आउटपुट कहाँ पे मिलते हैं, तो ये सारी चीजें पिन डायग्राम आप लोग एक एक करके पूरा याद कर लेना। आपको पता है कि कितने पिन का होता है, 40 पिन का होता है, तो ये सारे फंक्शन आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें बोल रहा है कि 8051 द्वारा संचालित अंश की संख्या, इंटरप्ट की संख्या पूछ रहा है, तो कितनी होती है, यानी कि द नंबर ऑफ इंटरप्ट दैट कैन बी हैंडल बाय 8051। इसमें इंटरप्ट की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इंटरप्ट की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। इसमें 5 इंटरप्ट होते हैं। क्लियर है, तो याद रखना जब भी 8051 की बात करेगा तो इंटरप्ट की जो लाइनें होती हैं, संख्या होती है, वो कितनी होती है, 5 होती है। ओके,
28 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है 8051 से। देखो यहाँ पे आपके सिलेबस में 8051 काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीबीआई कर लेना और इसको जरूर से जरूर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि 8051 है और एक इसी में आता है 8085 होता है ना, 8085 होता है। देखो पहले के सिलेबस में ये भी आपको पढ़ना था और 8051 भी पढ़ना था, लेकिन अभी का जो सिलेबस है उसमें 8051 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। 8085 में से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसको पढ़ना भी नहीं है। आईटीआई के सिलेबस से इसको लगभग हटा ही दिया गया है ऐसा, ठीक है। लेकिन ये अभी भी है और इसको कंप्लीट पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, 8051 को पुनः स्थापित किया गया ई ए लाइन हाई होता है। एक लाइन होता है, एक जो पिन होता है उसमें एक लाइन होता है ई ए, ठीक है, जो कि क्या है, हाई है। और वो फर्स्ट प्रोग्राम मतलब पहला प्रोग्राम अनुदेश को काउंटर पॉइंट करेगा, यानी कि व्हेन द 8051 रिसेट एंड ई आई लाइन हाई, जब ये रिसेट करता है वहां पे ई ए लाइन क्या होता है, हाई होता है। तो प्रोग्राम काउंटर पॉइंट द फर्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन द, क्या इंस्ट्रक्शन देगा उसको, है ना। जो आपका ये लाइन है अगर आपने रीसेट किया है उसको, अगर वो ये लाइन हाई सिचुएशन पे है, तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो फर्स्ट प्रोग्राम को क्या इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसमें ये प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि इंटर कोड मेमोरी, है ना। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, इंटर कोड मेमोरी हो जाएगा। क्लियर है। चलो 29 पे आते हैं। 29 में बोल रहा है सीपीयू। देखो इसरो में ये एग्जाम में पूछा गया था, अभी जो इसरो 2022 में एग्जाम हुआ है नवंबर 3 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा घुमा दिया था। ये पूछा था आपसे कि जो सीपीयू होता है, नहीं सॉरी, जो एएलयू होता है वो किसका भाग होता है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, सीपीयू था, मदरबोर्ड था, ठीक है, कंट्रोल यूनिट था, ये सारी चीजें दी हुई थी वहां पे। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे गलत हो गया था, उन्होंने मदरबोर्ड लगा दिया था, ठीक है, कुछ लोगों ने कंट्रोल यूनिट लगा दिया था। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, घुमा के पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको मेन पॉइंट कर लेना, वीबीआई जरूर कर लेना, ओके। तो ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, कंप्यूटर का पार्ट है, ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के दो प्रमुख घटक हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो जो सीपीयू होता है आपका, ठीक है, मानिए ये आपका क्या है, सीपीयू है। क्लियर है। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे टाइम लग रहा है क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ये चीजें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीपीयू है, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर में क्या क्या आपका जो घटक होता है यानी कंपोनेंट होता है उसका यूज होता है। तो सीपीयू के अंदर में आपका क्या रहता है, एक तो सीयू रहता है जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं, दूसरा रहता है एएलयू, ठीक है, क्या रहता है, एएलयू रहता है, ठीक है। इस दोनों को मिलाने के बाद आपका एक क्या होता है, सीपीयू रेडी होता है, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखना, सीपीयू में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका कौन सा हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट और दूसरा क्या होता है, एएलयू। तो आपका आंसर जो होगा वो सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका सी सही होगा। क्लियर है। चलो 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोग्राम होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, डेटाबेस प्रोग्राम होता है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो प्रोग्राम की बात कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका, जब हम लोग विंडो को ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर में जाने के बाद प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं या वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं या किसी भी डेटा को वहां पे प्रोग्राम कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो क्या है, माइक्रो विंडो के अंदर में सारी चीजें होती है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो होता है वो क्या होता है, ऑपरेट करता है सभी चीजों को। तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्लियर है। तो यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है 31 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित है। एक्सेल आप समझ रहे हैं
क्या होता है कि कोई भी जो आप कंप्यूटर वर्क करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, डेटा का काम होता है। एक्सेल में किसका काम होता है, डेटा का काम होता है ना। तो आप यहाँ पे बहुत सारे आपके पास क्या है, थिंग्स हैं जो कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका हिसाब कर रहे हैं कि क्या सामान लिया है, उसका क्या प्राइस है, टोटल क्या प्राइस होना है। तो ये सब वर्क आप कहाँ करते हैं, एक्सेल में करते हैं। वो किससे संबंधित होता है, तो देखो एक्सेल जब भी आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आपको फॉर्मेट दिखता है ना, ठीक है। तो क्या वो ग्राफिक प्रोग्राम होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है, प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन मतलब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पीपीटी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, पीपीटी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, वर्ड प्रोसेसर नहीं, ये भी नहीं होगा। ग्राफिक, ग्राफिक मतलब जो आप ड्राइंग करते हैं वगैरह, फिगर वगैरह सब करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्राफिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये कॉलम और रो में बना होता है, इसको हम लोग एक सीट के तरह देखते हैं, है ना, कैसा, सीट के तरह। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्प्रेड शीट कहलाता है ना, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका स्प्रेड शीट से रिलेटेड है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन क्लियर सही है, ओके। चलो 32 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। रैखिक परिवर्तित विभेदक ट्रांसफॉर्मर ट्रांसड्यूसर है, यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर ट्रांसड्यूसर यानी कि जो आपका लीनियर वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसड्यूसर होता है वो आपका कैसा ट्रांसफॉर्मर ट्रांसड्यूसर होता है जो लीनियर आपको रैखिक देता है, यानी कि लीनियर सिस्टम आप इस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। अब लीनियर की बात कर रहा है तो अगर आप इसका ग्राफ देखते हो, है ना, जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है या इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है तो लीनियर आपका जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, किसी समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, ये अपनी लाइन में एक साथ एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, चलेगा, है ना। इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर, क्लियर है। तो लीनियर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों ने थ्योरी थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको कंफर्म याद होगा, है ना। और जब हम थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम के बाद, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें आपको और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो अभी टाइम कम है आपके पास, हमारे पास, क्योंकि अभी सारे एग्जाम आने वाले, इसलिए हम मेन फोकस क्वेश्चन से ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली ये चलती रहेगी। निमी की भी क्वेश्चन जैसे ही हमें टाइम मिलता है, हम फ्री हो जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चंस आपके लगने लगेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है, निमी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका। यहाँ पे आइएगा 33 क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, क्या बोल रहा है, सही नहीं है। एक आप ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछता है, नहीं है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा कथन इसमें से सही है, ठीक है। ये दो चीजों पे ना आप पॉइंट पे ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो चलिए आंसर देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। ए नंबर क्वेश्चन आपका जो दिख रहा होगा, है ना, उसमें आपका क्या बोल रहा है, फर्स्ट में देखिएगा क्या बोल रहा है, एक वोल्ट मीटर में अति उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। जो आपका वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, वेरी हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये भी सही है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर में। अब ए मीटर की बात कर रहा है, ए मीटर में क्या होता है, अति निम्न प्रतिरोध, यानी कि लो रेजिस्टेंस का कंडीशन ए मीटर में होना चाहिए, है ना, ये भी सही है आपका। एक संट में अति निम्न प्रतिरोध, संट मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है, पैरेलल, ठीक है। तो संट यानी पैरेलल में अति निम्न यानी कि वेरी लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये भी सही है आपका। लेकिन यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्ट मीटर जो सोर्स होता है उसमें क्या करता है, जब आप सोर्स देते हो तो क्या वो करंट सोर्स रहता है, नहीं नहीं नहीं, करंट सोर्स बिल्कुल नहीं रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वोल्ट मीटर है ना। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर सही हो जाएगा, क्लियर है। अब चलो एससीआर के बारे में पूछ रहा है। एससीआर क्या होता है, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप सभी लोग बताओगे कि एससीआर, कमेंट में आप लोग बताना कि एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, ओके। ये एससीआर क्या होता है, कैसा थैरिस्टर होता है वो,
तो यहाँ पे बोल रखा है कि यूनी डायरेक्शनल थायरिस्टर होता है, यूनी जंक्शन होता है, या फिर बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर होता है, या फिर बाई जंक्शन थायरिस्टर होता है। तो आप सभी को याद रखना है इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, है ना, कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल थायरिस्टर होगा। क्लियर है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे 35 क्वेश्चन ट्रैक से पूछा हुआ है ना। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये ट्राइक की क्वेश्चन है, तो ट्राइक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो ट्राइक होता है सबसे पहले तो ये इसका सिंबल है ना। ट्राइक जो होता है ये इसका सिंबल है। अब देखो ट्राइक में दो, पहले तो यहाँ पे टर्मिनल देखो, दो टर्मिनल होते हैं, MT1 होगा और T12 होगा, है ना। तो दो टर्मिनल होते हैं ट्राइक में। ठीक है, इस तरह से इसमें लेयर अगर पूछा जाए तो लेयर कितने हो जाएंगे आपके, 4 लेयर होते हैं। एक लेयर हो जाएगा ये दूसरा लेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा लेयर हो जाएगा और ये चौथा लेयर हो जाएगा। तो याद रखना कि आपके जो ट्राइक होते हैं उसमें क्या होते हैं कि दो टर्मिनल होते हैं और 4 लेयर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो इसमें आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या ट्रायक इज बाई डायरेक्शनल SCR, क्या ट्रायक जो होता है द्विदिशक SCR होता है। ठीक है, ट्रायक एक 4 परत उपकरण होता है, ट्रायक दोनों दिशाओं में संचालित नहीं कर सकता है, या ट्रायक एक 3 टर्मिनल उपकरण है। तो आप सभी लोग बताइए कि इसमें जो आंसर, सॉरी यहाँ पे 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से चेक करना है कि कौन सा सही नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, पहली चीज यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये दोनों द्विदिशीय यानी कि बाई डायरेक्शनल SCR मतलब होते हैं। एग्जैक्टली होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल, आप बाय दोनों डायरेक्शन से आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, 4 लेयर होते हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होते हैं, 4 लेयर होते हैं, ये भी सही है आपका। यहाँ पे डी नंबर में अगर आप देखोगे तो टर्मिनल इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो होते हैं, एक ये टर्मिनल हो गया, दूसरा हो गया और यहाँ पे ये तीसरा हो गया, तो 3 टर्मिनल होते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर अगर C नंबर में देखा जाए तो बोल रहा है कि दोनों दिशाओं में संचालित नहीं कर सकते हैं। अरे संचालित जब हम कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही, C नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये द्वि डायरेक्शनल यानी बाय डायरेक्शनल SCR है। क्लियर है। चलो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजों को याद रखना। ओके, इसमें से आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन बन गए हैं, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखना। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मॉसफेट से रिलेटेड है। पावर मॉसफेट उपकरण होता है, पावर मॉसफेट इज डिवाइस, कैसा डिवाइस होता है। देखो पहले यहाँ पे ध्यान दो, ये जो मॉसफेट होता है ये कुछ ऐसा दिखता है आपका, जब भी आपके कॉलेज वगैरह में अगर ये दिया जाए हाथ में तो आप आराम से इसको पहचान सकते हो, है ना। तो जब भी आप स्किल टेस्ट के लिए जाते हो तो आप कंपोनेंट को हर हाल में पहचानना सीख लेना, उसके बाद आप लोग स्किल टेस्ट में जाना। ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट हम यहाँ पे अवेलेबल होंगे पिक्चर्स के थ्रू तो हम आपको बताते जाएंगे, आप लोग अच्छे से उसको ध्यान रखना। देखो क्या होता है ये, अब आपको बताना है, क्या ये करंट कंट्रोल बाइपोलर होता है या करंट कंट्रोल यूनिपोलर होता है, वोल्टेज कंट्रोल बाइपोलर होता है या वोल्टेज कंट्रोल यूनिपोलर होता है। जल्दी आप लोग बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन में कि जो मॉसफेट होता है ये किस तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, आपका इसरो में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, B नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर B नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे धारा सही कर लेना आप लोग, धारा नियंत्रित एक दूरबीन यानी करंट कंट्रोल यूनिपोलर डायोड हो, सॉरी डिवाइस होता है। क्लियर है ना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका हमने डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है कि इसका जो मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, और इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लेना। ओके, आप लोग ये पूरे क्वेश्चन को वीवीआई कर लेना, ये काफी ज्यादा जरूरी है और बार बार पूछे गए, रिवाइज
रिवाइज किया गया है ये, ठीक है। क्या बोल रहा है कि मॉसफेट एक अर्धचालक डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। किस काम से करते हैं, स्विचिंग के लिए करते हैं। और जहाँ पे भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है वहां पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, ओके। जिसमें आपका टर्मिनल होता है, कौन कौन सा होता है, सोर्स होता है, गेट होता है, ड्रेन होता है और बॉडी होता है, ठीक है। यहाँ से ये सारी चीजें आप लोग देख लेना। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, सारे के सारे नोट कर लेना, ठीक है। एनी हाउ इसमें से कोई भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्लियर है। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा कट गया है, चलो इसको कल बताते हैं, ओके। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर अचीव, यानी कि डैश प्राप्त करने के लिए ट्रांजिस्टर के निर्माण में गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जाता है। किसके कारण, क्या चीज आपको ज्यादा चाहिए होता है या कम चाहिए होता है, जिसके लिए आप गैलियम आर्सेनाइड का ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। तो क्या वहाँ पे हाई गेन होता है इस वजह से, या फिर उसमें हाई फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होता है इसलिए, हाई इनपुट इम्पिडेंस के लिए, या फिर हाई इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि बी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। जहाँ पे भी हमें हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है ट्रांजिस्टर के थ्रू, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड का यूज करते हैं। किस डिवाइस में यूज करते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं, क्लियर है। तो ये चीजें ना आप लोग वीवीआई कर लेना, ठीक है। ये वीवीआई कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 39 में क्या बोल रहा है, 39 में बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रोग्राम में से कौन सा एमएस ऑफिस का हिस्सा नहीं है। देखो एमएस ऑफिस के बारे में बोल रहा है ना, एमएस ऑफिस में नॉट पार्ट ऑफ बोल रहा है, कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का पार्ट नहीं है। तो बताओगे आप लोग कौन सा पार्ट इसमें नहीं है, क्या वो एक्सेस होगा, एक्सेल होगा, या पावर पॉइंट होगा, या वर्ड परफेक्ट होगा। देखो ध्यान से, जब हम लोग एमएस ऑफिस खोलते हैं वहां पे आपको एक्सेस भी मिलते हैं, ठीक है, एक्सेल भी मिलते हैं, पीपीटी बनाना होगा तो पावर पॉइंट भी आपको वहां पे मिलेंगे, लेकिन वर्ड परफेक्ट वाला ये कुछ ज्यादा मैच नहीं कर रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर में बोल रहा है कि श्रृंखला में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस और प्रेरकत्व यानी कि एल, जिसको हम लोग इंडक्टर कहते हैं, ठीक है, से युक्त किसी परिपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पिडेंस क्या होगी, यानी कि सीरीज है आपका, ठीक है। सीरीज में 2 कंपोनेंट यूज किए गए हैं, जिसमें आपका क्या है, एक तो रेजिस्टेंस है और दूसरा क्या है, इंडक्टर है, ठीक है। क्या है दूसरा, इंडक्टर है। तो ये हो जाएगा आपका R और ये हो जाएगा आपका L, ठीक है। अब इसमें आपका क्या पूछ रहा है, इम्पीडेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इम्पीडेंस की बात कर रहा है, इसका फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे आपको याद रखना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, R प्लस जे ओमेगा एल होता है, ठीक है। क्या होता है, R प्लस जे ओमेगा एल। किस कंडीशन में ये पूछ रहा है, आपका AC के कंडीशन में होता है, ठीक है। किसमें, AC के कंडीशन में। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, तो वीवीआई कर लेना है इसको, क्लियर है, वीवीआई कर लेना। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, इसी टाइम पे मिलेंगे। आपका 7 से 8 या 9 के बीच में वीडियो डेली अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। और अब हम ट्राई कर रहे हैं कि सुबह का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग और भी कर सकते हैं। तो हो सकता है सुबह में निमी का क्वेश्चन होगा और शाम वाली जो वीडियोज आएंगी उसमें आपके ये प्रीवियस ईयर के सारे प्रैक्टिस सेट अभी हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहना और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना, ठीक है। हमसे जितनी भी हेल्प हो पाएगी हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड बाय। कल मिलते हैं न्यू वीडियो में फिर, ओके, थैंक यू सो मच।